जय हिंद। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जनवादी चीन के संविधान या उसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, उसके सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं। हमें पता है कि पिछले 62 वर्षों में चीन ने बहुत अधिक विकास किया है और चीन का संविधान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो नया संविधान है वो लागू हुआ था 1982 में। उसके अनुसार चीन का संविधान वर्तमान में चल रहा है। सबसे पहले है कि इसके अध्ययन का महत्व क्या है। महत्वपूर्ण देश है जिसके शासन व्यवस्था की हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सेकंड है कि जो साम्यवादी शासन है वो विश्व में अन्य किसी देश में इतना सक्सेस नहीं हुआ जितना कि चीन में हुआ है। इससे पहले रूस इसका प्रतिनिधि कहलाता था साम्यवादी शासन का, लेकिन रूस के विघटन के बाद, उसके कोलैप्स के बाद चीन ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया है। एक महान प्रयोग है 1982 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मार्क्स, लेनिन और उदारवाद के तत्वों का मिश्रण है और इसका एक महान प्रयोग है। यहाँ पर कुछ विचित्र राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे कि स्टेट काउंसिल है, केंद्रीय सैनिक आयोग है और कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी यहीं पर देखने को मिलती है। इसलिए भी यहाँ के संविधान का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। फिफ्थ है विश्व की महान शक्ति। पहले जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, अमेरिका के सामने जो सुपर पावर थी वो सोवियत संघ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समस्याएं आई और सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद चीन ने सोवियत संघ का धीरे धीरे स्थान ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए महान शक्ति होने के कारण भी हम इसका अध्ययन करते हैं। सिक्स्थ है भारतीयों का इसके लिए विशेष महत्व है क्योंकि भारत और चीन पड़ोसी देश है और वर्तमान में जो चीन की आक्रामक नीतियां हैं इसके कारण भी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आगे है कि नए चीनी संविधान 1982 के अनुसार चीन के संविधान की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। नंबर 1 है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो संक्षिप्त है और रिटन है। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल है और एक प्रियम्बल है। सेकंड है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, मतलब यह डेवलप्ड नहीं है, इसे बनाया गया है। थर्ड है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फोर्थ है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है, यहाँ जनता का शासन है वो सिर्फ कहने के लिए है, लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है। सर्वहारा में किसे इंक्लूड किया गया है, वहाँ जो लेबर है, श्रमिक है, मजदूर है, उन्हें इंक्लूड किया गया है, मतलब उनकी तानाशाही यहाँ पर है। फिफ्थ है जनवादी गणतंत्र है। नए संविधान के अनुसार चीन में जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण जो सत्ता है वो जनता में निवास करती है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है और इस प्रकार से सारी शक्तियाँ कहने के लिए वो जनता के पास है। सिक्स्थ है लोकतांत्रिक केंद्रवाद की प्रवृत्ति है, वहाँ पर जनता का शासन है लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी यहाँ पर चल रही है और समस्त शक्तियाँ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में आ जाती है। सेवंथ है बहुराष्ट्रीय राज्य है, यहाँ पर 56 जातियाँ निवास करती है जिसमें विभिन्न भाषाएं, लिपि, संस्कृति, खान पान, इनको थोड़ी बहुत स्वायत्ता भी प्राप्त है। एट्थ है एकात्मक शासन प्रणालियाँ है, यहाँ पर जितनी भी इकाइयाँ हैं लेकिन इकाइयों को इतने अधिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, बल्कि समस्त शक्तियों का स्रोत है वो केंद्र को माना गया है। नाइन्थ है यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकार प्रदान करने के साथ साथ यहाँ पर उनको मॉरल ड्यूटीज़ भी दी गई है। अधिकार कौन कौन से हैं इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर नागरिकों को इकोनॉमिक राइट्स भी दिए गए हैं। इकोनॉमिक राइट बुढ़ापे, बीमारी, अशक्त की स्थिति में विश्राम का अधिकार, काम करना भी नागरिकों को अधिकार है। इसके अलावा वहाँ पर पॉलिटिकल जो राइट्स है वो भी दिए गए हैं। पॉलिटिकल राइट्स में उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है।
थर्ड है वहाँ पर सोशल और कल्चरल है, वो अधिकार भी वहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर व्यक्तिगत अधिकारों की भी घोषणा की गई है, लेकिन वास्तव में हम देखें तो वहाँ नागरिकों को ये अधिकार नाम मात्र के दिए गए हैं, बल्कि उनको ड्यूटीज ज़्यादा दी गई है। 10th है वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वहाँ पर योजनाओं के माध्यम से शासन का संचालन किया जाएगा, योजनाओं के माध्यम से वहाँ पर आर्थिक विकास किया जाएगा। वहाँ पर लोगों को रोजगार करने का, वहाँ पर लोगों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने का अधिकार है कानून के अंतर्गत रहते हुए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का शोषण न करना होगा, ये भी बात कही गई है। 11वां है वहाँ पर एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली में वहाँ पर सर्वाधिक प्रमुख स्थान है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। इसके अलावा वहाँ पर 8 पार्टियाँ और है, लेकिन उन सभी पार्टीज का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ही करती है, मतलब महत्वपूर्ण अधिकार उसी के पास रहते हैं। 12th है केंद्रीय सैनिक आयोग, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। ये बिल्कुल नई और अनुपम संस्था है। पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सेना को निर्देश देने का कार्य करती है। इसमें एक सभापति, उपसभापति और अन्य सदस्य होते हैं। 13 है इसमें राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राष्ट्रपति पद का पुनर्स्थापित किया गया है। जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल अन्य देशों की भांति, मतलब भारत की भांति यहाँ पर 5 वर्षीय है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है, देश में मार्शल लॉ है उसको लागू भी कर सकता है, लेकिन ये सभी शक्तियाँ उसकी जब तक कार्य नहीं करती जब तक कि केंद्रीय सैनिक आयोग उसे नहीं कहता है। नेक्स्ट है 14th है विदेश नीति के सिद्धांत। विदेश नीति के सिद्धांत संविधान में जो भी दिए गए हैं, वास्तव में चीन उन सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। जैसे चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबंधित है, वो पंचशील के सिद्धांतों का पालन करेगा। चीन है वो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है, वो स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता है, वो शांति और मानव प्रगति के लिए कार्य करता है। लेकिन वास्तव में चीन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो प्रत्येक जो ये सिद्धांत है इन सभी का उल्लंघन करता है, जैसा कि हम वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं। चीन ने भारत के प्रति आक्रामक नीतियां अपनाई है। कोरोना के प्रसार में भारत के प्रति उसका बहुत ज़्यादा खराब रवैया रहा है। उसने विश्व में कोरोना के बढ़ते प्रभाव में कहीं भी कोई सहायता नहीं की है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चीन की विदेश नीति है वो केवल साम्राज्यवाद के प्रसार की नीति है। 15th है न्यायपालिका की अधीन स्थिति है। चीन में जो न्यायपालिका है उसकी स्थिति अत्यंत ही खराब है। वहाँ न्यायपालिका का कोई भी महत्व नहीं है, वह केवल एक अधीनस्थ अंग के रूप में ही कार्य करती है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।